अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 46 के ऊपर। यहाँ पे करेक्टर के बारे में बात करी गई है। 46 में बोला गया है कि एक सिविल केस में किसी भी पर्सन का जो हमारा करेक्टर है वो रेलेवेंट है या फिर नहीं है। 46 हमारा बोलता है कि एक सिविल केस में किसी भी पर्सन का जो करेक्टर है वो रेलेवेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के ऊपर एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर दिया। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था एंड बी ने उसको ब्रीच कर दिया और अब ए ने बी के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर दिया। अब यहाँ पे ए जो है ये बोलता है कि बी का तो करेक्टर ही खराब है, हमेशा बी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता था पहले भी। अब इन दिस केस जो ए बोल रहा है कि बी का करेक्टर ही खराब है, दिस फैक्ट इज नॉट रेलेवेंट। इस फैक्ट के लिए आगे जाके ए जो है वो प्रूफ नहीं दे सकता है बिकॉज ये फैक्ट रेलेवेंट है ही नहीं। ओके तो हमको ये चीज याद रखनी है फ्रॉम पीटीज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल कि सिविल केसेस में जो पार्टी है या फिर किसी भी पर्सन का करेक्टर रेलेवेंट नहीं होगा। ओके बट यहीं पे हमको इसका एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं हम एक बार। एक्सेप्ट इन सो फार एज सच करेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट। यानी कि अगर किसी और रेलेवेंट फैक्ट से आपको करेक्टर के बारे में पता लगता है तो इन दैट केस वो फैक्ट रिलेवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस किया। अब यहाँ पे ए एक एविडेंस लेके आता है कि बी की तो कोई इंटेंशन थी ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे अगर ये कोई एविडेंस लेके आ रहा है तो इससे बी के कैरेक्टर के बारे में भी हमको पता लगता है। कोर्ट को यहाँ पे समझ में आ सकता है कि अगर बी की इंटेंशन थी ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट को पूरी करने के लिए तो इसका जो कैरेक्टर है वो भी स्ट्रांग नहीं है। तो इन दिस केस आपने एक दूसरी चीज के लिए एविडेंस दी है, आपने एविडेंस दी है कि बी की इंटेंशन थी ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट को पूरी करने के लिए। बट इस फैक्ट को प्रूफ करते टाइम अगर बी के कैरेक्टर के बारे में भी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो यहाँ पे आप इस इंफॉर्मेशन को इररिलेवेंट डिक्लेयर नहीं करोगे। ओके तो ये हमारा एक्सेप्शन बोलता है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि सेक्शन नंबर 46 एंड आगे जाके हम देखेंगे सेक्शन नंबर 47, ये दोनों सेक्शंस पुरानी एविडेंस एक्ट में भी मौजूद थे एंड सेक्शन नंबर 52 एंड 53 जो है हमारा सेम बातें बोलता था। अब 47 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान करेक्टर की बात करी गई है। यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो यहाँ पे जो हमारे एक्यूज्ड हैं वो गुड करेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं। सपोज ए के ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं कि ए ने बी का मर्डर किया। अब यहाँ पे ए अपनी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में लेके आता है एंड यहाँ पे ए बोलता है कि मेरा जो करेक्टर है वो हमेशा से अच्छा रहा है, मैं तो मर्डर कमिट कर ही नहीं सकता। तो ये जो गुड करेक्टर का फैक्ट है ये हमारा रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। ये हमारा सेक्शन नंबर 47 बोलता है। ओके लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिर्फ एक्यूज पर्सन के पास ही राइट है, एक्यूज पर्सन के पास ही प्रिविलेज है कि वो गुड करेक्टर का एविडेंस दे सकता है। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन या फिर जो हमारी विक्टिम है उनके बारे में बात नहीं करी गई है। ओके अब सेक्शन नंबर 48 के ऊपर हम आते हैं। सेक्शन नंबर 48 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में। अब सेक्शन नंबर 48 ये बोलता है कि अगर एक सेक्सुअल ऑफेंस का केस है तो यहाँ पे जो विक्टिम है इनके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस का आप आगे जाके एविडेंस नहीं दे सकते हो, ये रिलेवेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ए केस लेके आती है बी के अगेंस्ट कि ए ने बी का रेप किया। अब यहाँ पे ए जो है उसका प्रीवियस सेक्सुअल एनकाउंटर्स जो है वो रिलेवेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बी प्रूव करना चाहता है कि ए इज अ प्रोस्टिट्यूट एंड ये रेगुलरली सेक्सुअल इंटरकोर्स करती रहती है। अब यहाँ पे जो फैक्ट है ये रिलेवेंट नहीं होगा एज पर सेक्शन नंबर 48। ओके अब सेक्शन नंबर 49 पे हम आते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो करेक्टर है वो इररिलेवेंट होगा। ओके लेकिन यहाँ पे हमको एक्सेप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे गिवन है कि अगर एक एक्यूज्ड ने पहले ही अपना गुड करेक्टर का एविडेंस दिया हुआ है। हमने सेक्शन नंबर 47 में देखा था कि वहां पे जो हमारे एक्यूज्ड हैं उनके पास राइट था कि वो अपने गुड करेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं। तो हमारा 49 बोलता है कि अगर एक्यूज्ड ने ऑलरेडी गुड करेक्टर का एविडेंस दिया हुआ है, इन दैट केस जो हमारा प्रोसिक्यूशन है वो एक्यूज के बैड करेक्टर का एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन हमको ये चीज याद रखनी है कि जब तक एक्यूज अपने
गुड करेक्टर का एविडेंस नहीं देगा तब तक जो हमारी प्रोसिक्यूशन है वो एक्यूज के बैड करेक्टर का एविडेंस नहीं दे सकती। ओके, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के ऊपर। यहाँ पे बोला हुआ है कि ये सेक्शन तब नहीं लगेगा जब बैड करेक्टर ऑफ एविडेंस इन इटसेल्फ इज अ फैक्ट इन इशू। यानी हमारा फैक्ट इन इशू ये चीज है कि एक्यूज का करेक्टर जो है वो बैड है। सपोज एक डेफेमेशन का केस है। अब एक डेफेमेशन के केस में आप देखोगे जो फैक्ट इन इशू होता है वही ये होता है कि एक्यूज का करेक्टर स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है। अगर एक्यूज का करेक्टर ही वीक होता है तो अगर उसके अगेंस्ट कोई भी चीज रिपोर्ट होती है तो उसको हम डेफेमेशन नहीं मान सकते, बिकॉज वहां पे जो वो रिपोर्ट है वो सच्ची रिपोर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूज़पेपर छापता है कि ए दारू के नशे में हंगामा करता है एंड इसकी वजह से सारे लोगों को परेशानी होती है। अब यहाँ पे अगर एक्चुअली ये चीज सच होती है, अगर एक्चुअली में ए ने दारू पी के हंगामा किया होता है, तो यहाँ पे जो न्यूज रिपोर्ट है उसको हम डेफेमेटरी नहीं मानेंगे, बिकॉज जो न्यूज रिपोर्ट है वो सच बोलती है। तो हमको ये चीज याद रखनी है कि ट्रूथ इज अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस फॉर डेफेमेशन। अगर आप ट्रूथ बोल रहे हो तो इन दैट केस इवन इफ यू आर मेकिंग अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट स्टिल आपको कोई सजा नहीं होगी। तो इन दिस केस जो ये हमारा डेफेमेशन का केस है, इसमें वी आर सेइंग दैट करेक्टर इन इटसेल्फ इज अ फैक्ट इन इशू, बिकॉज अगर बैड करेक्टर यहाँ पे प्रूव हो जाएगा तो एक्यूज जो है, एक्यूज ये नहीं बोल सकता है कि मेरे खिलाफ डेफेमेशन हुई है। तो इन दिस केस वी कैन से दैट बैड करेक्टर इज अ रिलेवेंट फैक्ट। ओके, तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बोलता है। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 के ऊपर। यहां पे बोला हुआ है कि प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अभी ए के अगेंस्ट थेफ्ट का केस चल रहा है। अब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन बोलता है कि ए पहले भी थेफ्ट कमिट कर चुका है एंड कोर्ट उसको पहले भी थेफ्ट की सजा दे चुकी है। तो यहाँ पे वी कैन से दैट जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो बैड करेक्टर का एक एविडेंस है। ओके, अब वी हैव टू रिमेंबर दिस दैट सेक्शन नंबर 48 जो है, जो हमारा अभी हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 48, ये पुरानी एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 53A में होता था। ओके, एंड जो हमारा सेक्शन नंबर 49 है ये पुरानी एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 54 में होता था। अब सेक्शन नंबर 50 के ऊपर हम आते हैं। यहां वी कैन से दैट दिस सेक्शन इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन नंबर 46। 46 में हमें देखा था, हमें बोला जा रहा था कि एक सिविल केस में जो करेक्टर है वो इररिलेवेंट होगा। ओके, लेकिन हमारा सेक्शन नंबर 50 बोलता है कि एक सिविल केस में जो हमारा करेक्टर है वो रिलेवेंट हो सकता है, लेकिन तभी रिलेवेंट होगा जब आप डैमेजेस कैलकुलेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। ए बोलता है कि बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है। अब आगे जाके ये चीज प्रूव भी हो जाती है कि यस, बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है। अब यहाँ पे डैमेजेस जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं कि बी ए को कितने पैसे देगा। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको एक पर्सन की जनरल रेपुटेशन या फिर जनरल डिस्पोजिशन के ऊपर अपना एक ओपिनियन देना है तो ये ओपिनियन आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि ओपिनियन आपका बना कैसे। फॉर एग्जाम्पल, एक ए वर्सेस बी का केस चल रहा है। यहाँ पे ए बोलता है कि बी ने मेरे को मारा है एंड दैट इज वाई मेरे को बी से कंपनसेशन चाहिए। एक सिविल केस है ए वर्सेस बी का। अब इन दिस केस एक पर्सन सी जो कि बी का नेबर होता है। अब यहाँ पे सी कोर्ट में आके बोलता है कि बी झगड़ालू नेचर का था, ये सबसे लड़ता था। तो यहाँ पे बी की जनरल रेपुटेशन के बारे में सी कमेंट्स पास कर रहा है। सेक्शन नंबर 50 बोलता है हमें कि यहाँ पे सी की जो टेस्टिमनी है ये रिलेवेंट हो जाएगी। ओके, अब आगे जाके सी जो है ये बोलता है कि मैंने एक बार बी को डी से लड़ते हुए देख लिया था। ओके, अब यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक इंस्टेंस के बारे में हमको बता रहा है। ये बताना चाह रहा है कोर्ट को कि मेरी जो रेपुटेशन है बी के बारे में ये कैसे फ्रेम हुई थी। ओके, अब इस चीज के लिए आगे जाके एविडेंस दिया नहीं जा सकता है, बिकॉज बी वर्सेस जी का जो केस है ये हमारे लिए इररिलेवेंट होगा। यहाँ पे कोर्ट ये चीज के बारे में नहीं जाएगा कि एक्चुअली में सी ऐसा क्यों बोल रहे बी के अगेंस्ट। ओके, सिर्फ यहाँ पे सी का ओपिनियन मैटर करेगा, ये मैटर नहीं करेगा कि ओपिनियन उसका बना कैसे। ओके, तो यही चीज हमारी एक्सप्लेनेशन बोलती है।
अब जनरल रेपुटेशन और डिस्पोजिशन जो होता है, इसका ये मतलब होता है कि एक जनरल बर्ताव जो है उस पर्सन का सोसाइटी में कैसा है। अगर एक पर्सन बहुत ज्यादा झगड़ीला है, सबसे वो लड़ता रहता है, तो उसकी जो रेपुटेशन है वो वैसे ही बन जाएगी। एंड ये हम बोल सकते हैं कि उसकी जनरल रेपुटेशन होती है। ओके, अब जो हमारे रेलेवेंट फैक्ट्स का चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। एंड नाउ वी विल कम टू सेक्शन नंबर 51। अब यहाँ पे जुडिशियल नोटिस के बारे में बात करी गई है, यानी वो कौन से फैक्ट्स हैं जिनके बारे में कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेगी। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर एक फैक्ट का कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेती है तो उस फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। कोर्ट मान ही लेती है कि ये फैक्ट प्रूव्ड है, ये फैक्ट सच है। सेक्शन नंबर 52 में हम देखेंगे कि कौन से ऐसी चीजें हैं जिनका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेती है। इसका जो ए पार्ट है इसमें लिखा हुआ है ऑल लॉज इन फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग लॉज हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। यानी इंडिया में जो भी लॉज फोर्स में आए हुए हैं, सपोज सीपीसी हो गया या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, तो ये लॉज का कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेगी। यहाँ पे पार्टी को ये चीज प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेंगे हम कि आप प्रूफ करो कि सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में इन्फोर्स हो रखे हैं। इस चीज का प्रूफ कोर्ट जो है वो पार्टी से नहीं मांगेगी। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे यू कैन से कि लिस्ट गिवन है जिस लिस्ट के बारे में कोर्ट प्रूफ नहीं मांगेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई जो पार्ट है, यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल पार्ट है, यहाँ पे रूल ऑफ रोड और लैंड और एट सी इनकी बात हुई है, यानी जो भी रोड के रूल्स हैं या लैंड के रूल्स हैं ये कोर्ट इनका जुडिशियल नोटिस ले लेगी। यहाँ पे कोर्ट पार्टी को ये प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेगी कि जो रोड के रूल्स हैं इनको आप प्रूफ करो। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि इंडिया में राइट साइड ड्राइविंग का रूल है, यानी जो ड्राइवर है वो राइट साइड में बैठता है एंड जो पैसेंजर है वो लेफ्ट साइड में बैठता है एक गाड़ी में। तो यहाँ पे कोर्ट पार्टीज को ये चीज प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेगी कि आप प्रूफ करो कि इंडिया में ऐसे ही होता है, राइट साइड में ड्राइवर बैठता है एंड पैसेंजर जो है वो लेफ्ट साइड में बैठता है। ये चीज प्रूफ करने के लिए कोर्ट नहीं बोलेगी पार्टीज को। ओके, तो ये हमारा जुडिशियल नोटिस का कॉन्सेप्ट होता है। अब सेक्शन नंबर 53 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक फैक्ट को कोई भी पार्टी एडमिट कर लेती है तो उस फैक्ट को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। सपोज ए बोलता है कि हाँ मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है अगेंस्ट बी, तो यहाँ पे ए मान लेता है। इन दिस पर्टिकुलर केस जो ए ने एडमिट किया फैक्ट, इसको बी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बी को अब आगे जाके ये चीज प्रूफ नहीं करनी है कि ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है, बिकॉज ए ने ऑलरेडी यहाँ पे एडमिशन कर लिया है। लेकिन यहाँ पे जो उसका प्रोवाइजो है वो बोलता है कि अगर एक पर्सन ने एक फैक्ट को एडमिट कर लिया है, स्टिल जो कोर्ट है वो उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए बोल सकती है। सपोज ए जो है ये एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है, स्टिल आगे जाके जो हमारी कोर्ट है ये बी को प्रूव करने के लिए बोल सकती है कि आप प्रूफ करो कि ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब यहाँ पे जो हमारी कोर्ट है वो इसलिए ये काम कर रही है बिकॉज कोर्ट को यहाँ पे लग रहा है कि ए के ऊपर प्रेशर बनाया गया है, ए को यहाँ पे थ्रेटन किया गया है, डराया गया है, इसलिए ये ऐसी बात बोल रहा है। एंड दैट इज वाई जो हमारी कोर्ट है वो बी को ये फैक्ट प्रूफ करने के लिए बोल सकती है कि ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ओके, अब सेक्शन नंबर 51, 52 एंड 53 जो है हमारा, ये पुरानी एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 56, 57 एंड 58 में गिवन था। ओके,